Good evening, everyone. Good evening, Krishna. Good evening, Sanjana. Good evening, Kamini. Good evening, Tanu. Good evening, Reshma. Good evening, Ajay. कृष्णा, आपने तो भेजे नहीं है क्वेश्चंस। नेटवर्क नेटवर्क क्या? अच्छा, भेज दिया है। चलो। गुड इवनिंग, दिव्या। गुड इवनिंग, स्नेहा। ये बाकी क्यों नहीं आते हैं भाई? मेरे को समझ ही नहीं आता है। कितने हैं टोटल? 12 13 बस। क्या ही करूँ मैं। और अजय, बाकी के क्वेश्चन कहाँ हैं? अजय, बाकी क्वेश्चन। यस सर। बाकी के आधे क्वेश्चंस कहाँ हैं? सर भाई, अब तो 3 दिन हो गए मैंने जब से दिए हुए हैं। और ये भी अभी किए होंगे आज ही। नो सर, ये कल किया था। तो फिर बाकी क्यों नहीं किए आज? सर वो आज लेट हो गया। श्वेता ने कर रखे हैं अप्रोक्सीमेटली सारे। ये वैष्णवी ने भी थोड़े से ही किए हैं। 30 तक बस। प्राची, आपने भेजे हैं क्या? यस सर। आपने कहाँ भेजे हैं? दिख नहीं रहे। निकिता। ठीक है, मिल गए। चलो, ठीक है, मैं देख लूंगा।
कृष्णा इतनी बड़ी पीडीएफ बन गई भाई, 160 MB की कैसे बन गई? चलो ठीक है, तो अभी जो देख लेना, आज और कर लो जिसके क्वेश्चंस बचे हुए हैं, एंड फिर जो नहीं होंगे फिर इनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अभी हम कल वाले चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर ने तो क्वेश्चंस किए नहीं है, अभी आधे आधे करके भेजे हुए हैं। तो जिसके जो भी रह गए हैं प्लीज कर लेना बचे हुए। तो इसके बाद फिर हम जो है डिस्कस कर लेंगे जो आपके क्वेश्चंस नहीं हुए होंगे, ठीक है? तो पढ़ ले फिर ये वाला अभी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो देखो कल हमने यहाँ पर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, ये हमने लास्ट टॉपिक करा था, ठीक है? अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन 35 BR80। निकाल सकते हो आराम से। प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन का नंबर क्या करोगे? 80 में से 35 माइनस कर दोगे, हो गया, ठीक है? उसके बाद है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन स्पीशीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीशीज। तो आपको सिंबल बताना है, मतलब एटॉमिक नंबर बताना है, ठीक है? इसका तो मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर हो गया और उसका जो सिंबल है। तो इसमें क्या दिया है आपको? इलेक्ट्रॉन के नंबर है 18, प्रोटॉन के नंबर है 16। तो प्रोटॉन के नंबर 16, इसका मतलब क्या है? वो उसका एटॉमिक नंबर होगा, बिकॉज क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन कितने? 18 है। इसका मतलब ये है कि 16 उसका एटॉमिक नंबर रहा होगा और 16 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे पहले न्यूट्रल स्टेट में, दो उसने ले लिए होंगे, तो 2 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। तो इसका आंसर आप देख भी सकते हो, सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिया है? न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं, तो मास नंबर बताना है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो होता है वो आपका मास नंबर हो जाता है। तो 32 हो जाएगा, 16 16, ठीक है? तो ऐसे कर सकते हो इसको। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो क्या क्या ड्रॉबैक्स थे? तो रदरफोर्ड के मॉडल मॉडल में हमने सारी चीजें पढ़ ली थी कि लाइक उसने स्टेबिलिटी के बारे में बताया था, ठीक है? और क्या क्या चीजें बताई थी? उसने बताया था कि मतलब बहुत तेजी स्पीड से जो है रिवॉल्व करते हैं, ये चीज बताई थी। ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे? तो एज यू हैव लर्नड अबव, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम इज लाइक अ स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम विद न्यूक्लियस प्लेइंग द रोल ऑफ सन, ठीक है? तो सन की तरह जो है आपका न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स घूमते हैं उसकी तरह इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो व्हेन क्लासिकल मैकेनिक्स इज अप्लाइड टू द सोलर सिस्टम, इट शोज दैट द planets describe well defined orbits around the sun. The gravitational force between the planets is given by G m1 m2 upon r square। ये हम वो भी उसमें भी पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है ये। where m1 m2 are the masses and r is the distance of separation of the masses and g is a gravitational constant. The theory can also calculate precisely the planetary orbits and the these are in agreement with the experimental measurement, ठीक है? तो मतलब ये प्लैनेट्स के बारे में थ्योरी दी है कि प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करते हैं जिसकी वजह से प्लैनेट क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उसके बाद है द सिमिलरिटी बिटवीन द सोलर सिस्टम एंड न्यूक्लियर मॉडल सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। तो जो सिमिलरिटी हमने ढूंढी है सोलर सिस्टम और न्यूक्लियर सिस्टम में, वो ये बताता है कि भाई न्यूक्लियस की चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं डिफाइंड ऑर्बिट्स होने चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर पाए। फर्दर द कुलाम फोर्स k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है? जहाँ पे Q1 और Q2 क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। और R क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है। तो ये जो होता है आपका क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है k q1 q2 पर r स्क्वायर, ठीक है? तो ये हो गया। और ये मतलब जो चार्जेस है, चार्जेस का मतलब ये कि बीच में हमारा पॉजिटिव चार्ज है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनमें क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो उसी के लिए इन्होंने बताया कि बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इज मैथमेटिकली सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जिस तरीके से सोलर सिस्टम में हम देखते हैं कि भाई जो सारी चीजें बैलेंस हुई हैं,
जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहे हैं। और यहाँ एटम के केस में जब हम देखते हैं, जब हम चार्जेस को डील कर रहे होते हैं, वहां पर मासेस को डील करते हैं, यहाँ पे चार्जेस को डील करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बिल्कुल सिमिलर है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह। However, when a body is moving in an orbit, it undergoes acceleration, even if it is moving with a constant speed in an orbit because of changing direction। ठीक है, तो ये देखो, आप पहले भी ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सर्कुलर मोशन में। तो ऑर्बिट जो है, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि भाई ऑर्बिट कैसे है, सर्कुलर है। ठीक है, और सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि बॉडी हमेशा क्या है, एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है। ठीक है, कैसे एक्सेलरेशन के साथ मूव करिए, मान लो कि अगर उसकी जो स्पीड है वो अगर कांस्टेंट भी है ऑर्बिट के अंदर, लेकिन उसकी क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिस वजह से क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई सर्कुलर मोशन में आप देखो, अगर स्पीड अगर कांस्टेंट भी होगी लेकिन डायरेक्शन उसकी हर मूवमेंट पे चेंज होती है, जिस वजह से क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है, ऑलवेज एक्सेलरेटिंग टाइप ऑफ मोशन है। यानी कि उसमें हर मूवमेंट पे एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, भले आप उसकी स्पीड को कांस्टेंट रखो। और मैंने ये भी बताया था कि एक्सेलरेशन के दो रीजन होते हैं, या तो आप स्पीड को मैग्नीट्यूड चेंज करो, या फिर आप बॉडी के मूवमेंट की डायरेक्शन को चेंज करो, मोशन की डायरेक्शन को चेंज करो। तो कोई भी इनमें से, दोनों में से करते हो या दोनों एक साथ करते हो, तो आपका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो ये जो है, ये बात मतलब बाद में आई कि भाई जब ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे पता क्या लगा कि सो एन इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर मॉडल डिस्क्राइबिंग प्लैनेट लाइक ऑर्बिट इज अंडर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या है, अंडर एक्सेलरेशन है। तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, अब यहाँ पर मैक्सवेल नाम का एक कौन था, फिजिसिस्ट था, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी हुई थी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जब उनको एक्सेलरेट किया जाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमारे पास पहले से थी, जो ये बोलती थी कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो या प्रोटॉन्स हो, जब उनमें एक्सेलरेशन होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रेडिएट करेंगे। ये प्रॉपर्टी थी जो मैक्सवेल ने फाइंड आउट की थी चार्ज पार्टिकल के केस में। तो दिस फीचर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर प्लैनेट्स सिंस दे आर अनचार्ज। ठीक है, कि मतलब भाई सोलर सिस्टम तो समझ आ रहा है कि सोलर सिस्टम में एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, वो जो आपकी क्या है बोलते हैं, एनर्जी जो है उसको रिलीज नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रिलीज नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स आपके चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, वो सिर्फ मासेस हैं। तो देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट विल एमिट रेडिएशन, द एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन। तो यहाँ पर फिर बाद में ये चीज इससे मतलब निकाली गई, इसका जो एक रिजल्ट ये निकाला गया कि जो इलेक्ट्रिक आपके इलेक्ट्रॉन जो आपके ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं वो एमिट करेंगे क्या, रेडिएशन को एमिट करेंगे। ठीक है, और जो एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन है ये इलेक्ट्रॉनिक मोशन से आ रही है। यानी कि जो रेडिएशन रिलीज हो रही है, रेडिएशन रिलीज होने का मतलब कि वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से रिलीज हो रही है। मतलब ये सारे कंक्लूजन जो है एक के बाद एक आते रहे। द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो ये पार्टिकल एनर्जी को एमिट कर रहे हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर मान लो कि इलेक्ट्रॉन है और ये इस तरीके से ये मूव कर रहा है, सपोज ये सर्कुलर पाथ में। तो अगर ये एनर्जी को रिलीज करता रहेगा तो इसकी जब एनर्जी रिलीज होगी तो इसका जो ये सर्कुलर पाथ है ये छोटा होता रहेगा, और छोटा होता रहेगा तो ये बीच में आके क्या है, गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसा माना गया, थियोरिटिकली ये सब चीजें सोची जा रही थी कि द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज होती रहेगी, तो वो प्रोटॉन के पास यानी कि न्यूक्लियस के पास जो है वो आता रहेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास अगर वो आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और क्या है, जब वो घूम रहा है, घूमते टाइम क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, जिससे क्या हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर जा रही है, एनर्जी को एमिट कर रहा है। एनर्जी को एमिट करेगा, इसका मतलब है कि उसकी घूमने की स्पीड क्या होगी, स्लो हो जाएगी। घूमने की स्पीड स्लो होगी तो वो धीरे धीरे उसका जो ऑर्बिट है वो छोटा होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। तो कैलकुलेशन शो दैट इट टेक एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻⁻8 सेकंड टू स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। जब हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये सब चीजें अगर चल रही हैं, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁻8 सेकंड का टाइम लगेगा न्यूक्लियस में गिरने के लिए या न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए, अगर उसका ऑर्बिट इसी तरीके से छोटा होता रहेगा। बट दिस डज नॉट हैपन, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता ही नहीं है। अब यही चीज जो सुन के है, क्या हो गया, दिमाग घूम गया सभी का कि भाई कैलकुलेशन तो ये सब चीजें दिखा रही है कि इलेक्ट्रॉन को बीच में आके गिर जाना चाहिए या न्यूक्लियस के साथ आके चिपक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। तो बट दिस डज नॉट हैपन, दस द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो यहीं पर क्या हुआ, रदरफोर्ड की जितनी बातें थी उसके बाद जितने कंक्लूजन निकाले गए, जितनी कैलकुलेशन की गई, वो सारी की सारी यहाँ बेकार हो गई। एंड उसके बाद ये पता लगा कि भाई रदरफोर्ड का मॉडल जो है अब किसी काम का नहीं है, ये स्टेबिलिटी तो समझा ही नहीं पा रहा।
ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम भी रहे हैं, अगर वो एनर्जी रिलीज करेंगे तो उनको बीच में न्यूक्लियस पे आके गिर जाना चाहिए, उससे जाके जुड़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इफ द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, you may ask that since the motion of electron in orbit is leading to instability of the atom, then why not consider electrons as stationary around the nucleus। ठीक है, तो लाइक ये है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये सब चीजें हो रही हैं अगर, तो इलेक्ट्रॉन्स को बीच में आके गिर जाना चाहिए। तो हम ऐसा क्यों ना समझ लें कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे स्टेशनरी है। हम अगर ऐसा मान ले तो सारी चीजें क्या है, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इफ द इलेक्ट्रॉन्स वर स्टेशनरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द डेंस न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स वुड पुल द इलेक्ट्रॉन। लेकिन मान लो अगर हम ऐसा मान भी लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन भाई मूव नहीं कर रहे, उनमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, वो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहे, तो वो जो है बीच में जाके नहीं गिर रहे, हमने सपोज ऐसा मान लिया। लेकिन फिर बात आ जाती है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह पे खड़ा रहेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो बीच में इतना ज्यादा डेंस न्यूक्लियस है जिसमें क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और उसके बाद फिर क्या बन जाएगा, थॉमसन जैसा मॉडल बन जाएगा एटम का। थॉमसन का मॉडल क्या था कि भाई वाटरमेलन की तरह क्या रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज फिल अप रहता है, एंड उसके बीच में क्या रहते हैं, जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन की उसकी तरह यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो कहने का मतलब ये था कि अगर हम स्टेशनरी मान भी लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएंगे, और न्यूक्लियस के अंदर आकर घुस गए तो इसका मतलब थॉमसन मॉडल जैसा वो बन जाएगा। यानी कि पूरा न्यूक्लियस है, पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है तरबूज की तरह, एंड उसके बीच में जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं उसकी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गए। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये सारी बकवास चल रही थी इनकी कि भाई ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो यही हो रहा था। उसके बाद another serious drawback of the Rutherford model is that it says nothing about distribution of the electron around the nucleus and the energies of these electron। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने जो है मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, मतलब कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, और ना ही उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसकी कितनी होगी, ये सब कुछ भी नहीं बताया। तो एक सबसे बड़े ड्रॉबैक ये भी था। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद फिर से काफी सारी चीजें होती हैं, एंड इसके बाद फिर बोर्स भाई साहब आते हैं, बोर भाई साहब, इनका मॉडल ऑफ एटम आता है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम की तरफ लेकर गई। यानी कि अब अगर रदरफोर्ड का मॉडल हमने पढ़ लिया, वो एक बार फेल हो गया, उससे स्टेबिलिटी अगर हमें नहीं पता चल पा रही है, तो जितनी भी सारी चीजें थी वो हमने करके देख ली कि भाई उसको स्टेशनरी मानते तो ऐसा होगा, थॉमसन मॉडल जैसा बन जाएगा। लेकिन फिर वही थॉमसन मॉडल का पहले ही हम फेल कर चुके थे थॉमसन मॉडल को, तो थॉमसन मॉडल फिर से बनाने का फायदा ही क्या था। ठीक है, अगर थॉमसन मॉडल को एक्सेप्ट कर लेते तो रदरफोर्ड मॉडल नहीं आता, और थॉमसन मॉडल को जब ऑलरेडी हमने फेल किया हुआ है, तो रदरफोर्ड का मॉडल फिर से फेल करके थॉमसन का एक्सेप्ट करने वाली कोई बात, इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ पर क्या है, फिर उसके बाद और कुछ डिस्कवरीज होती हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, एंड वो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। एंड वो एक्सपेरिमेंट्स के बाद फाइनली जो नील्स बोर है वो अपना मॉडल ऑफ एटम देते हैं। तो सबसे पहले थॉमसन ने दिया, फिर रदरफोर्ड ने दिया, एंड उसके बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, ये सारी चीजें चलती हैं, एंड फिर नील बोर आके अपना मॉडल ऑफ एटम दे देंगे। ठीक है, तो उसके बाद है हिस्टोरिकली रिजल्ट्स ऑब्जर्व फ्रॉम द स्टडीज ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ रेडिएशन विद मैटर हैव प्रोवाइडेड इमेंस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नील्स बोर यूटिलाइज दीज रिजल्ट्स टू इंप्रूव अपॉन द मॉडल प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल यहाँ पर दिया हुआ था वही नील्स बोर ने क्या करा, उसको मॉडिफाई कर दिया। मतलब ये है कि रदरफोर्ड के जो भी कंक्लूजन थे, ऑब्जर्वेशन थे, उनको तो लिया ही, साथ में अपने कुछ जो पॉइंट्स थे उनको ऐड कर दिया साथ में, और अपनी थ्योरी दे दी है। ठीक है, और वो थ्योरी किस बेसिस पे दी, जो रदरफोर्ड मॉडल के बाद कुछ और नई डिस्कवरीज हो रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो टू डेवलपमेंट्स प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो दो मेजर यहाँ पर डेवलपमेंट हुए, या दो एक्सपेरिमेंट बेसिकली हुए, जिससे क्या हुआ, नील्स बोर ने अपना मॉडल ऑफ एटम बनाया। तो पहला है डुअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हिच मींस द रेडिएशंस possess both wave like and particle like properties। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले तो हमने ये पढ़ लिया था कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा और बीच में आके न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। लेकिन फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में और ज्यादा रिसर्च हुई और हमें ये पता लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर क्या होता है, वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम वेव की तरह भी पढ़ सकते हैं और पार्टिकल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइट है, तो लाइट के डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर ऑफ लाइट करके फिजिक्स में आपका जैसे एक चैप्टर भी है। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ वेव या डुअल नेचर ऑफ लाइट, इस तरीके से। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि भाई वेव लाइक होती है लाइट, ठीक है, और एक आती है पार्टिकल लाइट।
तो ये प्रॉपर्टीज थी, तो ये प्रॉपर्टी ने नील्स बोर के एटम में, मतलब जो मॉडल था उनका, उसमें हेल्प करी। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर हमने एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनाया। एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि लाइक जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब आपके अपर लेवल्स में जाते हैं, यानी कि एक्साइट जब होते हैं, दूसरे ऑर्बिट्स में जाते हैं, तब वो एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एंड जब वो लोअर लेवल्स में आते हैं तब वो एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो इसका जो एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें जो भी हैं उस ये दोनों पॉइंट्स ने क्या करा, हेल्प करा नील्स बोर को अपना मॉडल ऑफ एटम बनाने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें हम जो है पहले जो पढ़ेंगे वो वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ये देखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको वेव फॉर्म में लेते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट होता है और एक इसका मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट होता है, जिससे इसका नाम बना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होती है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो राइट साइड में ये जो वेव का आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये हमें यही शो करता है। एक कंपोनेंट इस वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक वाला होता है, और एक जो होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला होता है। तो इन द मिड 19th सेंचुरी फिजिसिस्ट एक्टिवली स्टडीड एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन रेडिएशन बाय हीटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन ये पढ़ा था कुछ फिजिसिस्ट ने। तो दीज आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशंस। ठीक है, तो इन्हें हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं, जो हीटेड ऑब्जेक्ट से निकलती है। अगर मान लो कोई चीज गर्म है तो गर्म चीज से रेडिएशन निकलती है, जैसे इंफ्रारेड वगैरह जो होती है, ठीक है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे। क्लियर है। तो दे ट्राई टू फाइंड आउट ऑफ व्हाट द थर्मल रेडिएशन इज मेड। तो उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश करी कि भाई अगर कोई गर्म चीज है, उस गर्म चीज से अगर कोई रेडिएशन निकल रही है, तो वो जो थर्मल रेडिएशन है वो किस चीज से बनी होती है। तो इट इज नाउ अ वेल नोन फैक्ट दैट थर्मल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ। तो आज की तारीख में हमें ये चीज पता है कि जो थर्मल रेडिएशन होती है वो भी क्या है, एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग वेवलेंथ की हो सकती हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट विच वर अननोन इन द मिड 19th सेंचुरी। तो अभी तो हमें ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन मिड 19th सेंचुरी यानी कि 1850 के आसपास जो है, ये चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी। तो फर्स्ट एक्टिव स्टडी ऑफ थर्मल रेडिएशन लॉज अकर्ड इन द 1850s एंड द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द एमिशन ऑफ सच वेव्स बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। तो 1850s का लगभग लगभग टाइम है जब यहाँ पर उन वेव्स की स्टडी की गई, किसके थ्रू, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। यानी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब आप एक्सेलरेट करते हो, उसमें एक्सेलरेशन देते हो, तब ये रेडिएशन जो है फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये किसने इस पर स्टडी करी थी, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने की थी, विच वॉज एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म लेटर बाय हानरिच हर्ट्ज। ठीक है, तो हर्ट्ज ने जो है इसको क्या करा था, बाद में एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करा था, जो थ्योरी उन्होंने दी थी, किसने, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। तो ये हर्ट्ज आपका वही वाला हर्ट्ज है जिसकी फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है। ठीक है, तो हेयर वी लर्न सम फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं। तो जेम्स मैक्सवेल in 1870 was the first to give a comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electrical and magnetic fields on macroscopic level। ठीक है, तो मतलब ये है कि मैक्सवेल ने बेसिकली क्या करा कि जो चार्ज बॉडीज थी उनका इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से क्या रिलेशन होता है उसको समझाया। He suggested that when electrically charged particle moves under acceleration, alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted। तो उसने ये बोला, मैक्सवेल ने ये बताया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मतलब ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज हो, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, ठीक है, तो वो जब एक्सेलरेशन के अंडर मूव करता है, तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। अल्टरनेटिंग का मतलब ये होता है कि एक बार इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक बार मैग्नेटिक फील्ड, एक बार इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक बार मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसी टाइप की जो वेव्स हैं वो उसमें फॉर्म होती हैं। तो दीज फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब ये लाइक एक सीरीज में निकलती हैं, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये हमें बताया था मैक्सवेल ने। ठीक है, तो light is in the form of radiation known from early days, and speculation about its nature dates back to remote ancient times. In earlier days, Newton light was supposed to be made of particle। ठीक है, तो ये है कि न्यूटन के समय में, जब मतलब बहुत पुरानी बात है, तो हम ये मानते थे कि जो लाइट है वो किससे बनी हुई है, पार्टिकल से बनी हुई है, जिसे हम कॉर्पसल्स कहते थे। लेकिन बाद में जब मैक्सवेल ने ये थ्योरी दी, तब हमको ये पता लग गया कि लाइट भी जो क्या है वो भी एक रेडिएशन है, जो कि वेव की फॉर्म में होती है। तो इट वाज ओनली इन द 19th सेंचुरी व्हेन द वेव नेचर ऑफ लाइट वाज एस्टैब्लिश्ड। तो पहले हम लाइट का सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर पढ़ते थे, और 19th सेंचुरी में क्या हुआ,
हमने वेव नेचर भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो आज के डेट में हम लाइट का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही पढ़ते हैं, क्योंकि लाइट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो पार्टिकल नेचर से समझी जा सकती हैं, और लाइट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर से समझी जा सकती हैं। इसलिए हम लाइट को ये बोलते हैं कि लाइट हैज डुअल नेचर। ठीक है, उसमें पार्टिकल नेचर भी है, उसमें वेव नेचर भी है। तो मैक्सवेल वाज अगेन द फर्स्ट टू रिवील दैट लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो मैक्सवेल ही वो पहले बंदे थे जिन्होंने ये बोला कि लाइट वेव्स जो होती हैं उसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। तो ये नीचे जो फिगर है वैसा ही कुछ है, मतलब ठीक है, एक इसमें इलेक्ट्रिक वाला कंपोनेंट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक आपका मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, तो ये लिखा है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दीज कंपोनेंट्स हैव द सेम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड एम्पलीट्यूड। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, इनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड और एम्पलीट्यूड सब कुछ सेम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये जो वाइब्रेट करते हैं ये दो अलग अलग म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में करते हैं। तो आप ये देख भी रहे होगे, ये आपके 3 एक्सिस बने हुए हैं। ठीक है, इधर वाला जो ये बना हुआ है ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपको दिख भी रहा होगा, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का मतलब ये है कि लाइट जो है यहाँ ओ से लेके ए पॉइंट तक मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो जब लाइट, मान लो लाइट का डायरेक्शन, प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, ओ से ए की तरफ, तो यहाँ पर क्या है, जो इसका वाई एक्सिस अगर आप बनाते हो, मतलब इसके ठीक परपेंडिकुलर, ये आपको दिख भी रहा होगा, इसके ठीक परपेंडिकुलर ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इसके ठीक परपेंडिकुलर इधर की तरफ अगर आप वाई एक्सिस बनाते हो, तो इस वाई एक्सिस में आपको यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है इसका। और इसी के ठीक परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो प्लेन है जो कि आपका वाई एक्सिस वाला प्लेन है, इसके ठीक अगर परपेंडिकुलर आपने यहाँ पर जेड एक्सिस बना दिया, और इस जेड एक्सिस में आप देखोगे तो ये जो आपको रेड वाली लाइन दिख रही है, ये जो रेड वाली लाइन, ये रेड वाली लाइन क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट है। तो आपस में क्या होते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कौन कौन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन लाइट की, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और उसका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। और ये सिर्फ लाइट के साथ नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी सबके साथ यही सेम फिनोमिना होता है जो हम वेव नेचर से समझते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है, ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, वी विल कंसीडर हियर ओनली अ सिंपल फ्यू सिंपल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं इसकी। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि परपेंडिकुलर होती है, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो जो इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वेव की, मतलब वेव जिस रास्ते पर चल रही है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद है, अनलाइक साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस इन वाटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेट डू नॉट रिक्वायर मीडियम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे कि लाइट है, तो लाइट क्या है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, लेकिन साउंड वेव्स जो होती हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, उसको पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, कुछ ना कुछ जो है उसको मीडियम चाहिए होगा, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, या फिर सॉलिड हो। ठीक है, उसके बाद है, it is now well established that there are many type of electromagnetic radiation which differ from one another in wavelength or frequency. These constitute what is called electromagnetic spectrum. तो यहाँ पर क्या है, अगर हम अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेते हैं जिसके अंदर अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, और उनको सबको एक साथ अगर लगा देते हैं, तो एक साथ अगर लगा देंगे तो उससे हमें क्या बन जाएगा, मतलब क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। तो ये आपको नीचे यहाँ पर दिख भी रहा है, यही आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसमें आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग रेडिएशंस के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये लिखा है कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम्स। सम एग्जांपल्स आर, एग्जांपल्स जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, ठीक है, जिसकी वेव्स लगभग लगभग 10⁻⁶ हर्ट्ज के आसपास होती है। नेक्स्ट है उसके बाद, यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग। तो ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली ये रेडियो वेव्स जो होती है किस में यूज की जाती है, ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि जैसे रेडियो वगैरह जो होता है, अपना टेलीविजन वगैरह जो होता है उसमें जो सिग्नल वगैरह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोवेव रीजन। तो माइक्रोवेव रीजन जो होता है वो 10⁻10 हर्ट्ज के आसपास इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और ये रडार में यूज होता है। ठीक है, रडार किस चीज के लिए होता है, लाइक कोई भी अगर मतलब ये है रडार का मतलब, ये तो जो नेविगेशन के लिए काम करता है। ठीक है, जैसे कि शिप्स वगैरह में इस्तेमाल होता है या एरोप्लेन्स वगैरह में इस्तेमाल होता है रडार। उसके बाद नेक्स्ट है इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, तो इंफ्रारेड रीजन की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो लगभग लगभग 10⁻13 हर्ट्ज होती है, और ये हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है उसके बाद अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी रीजन, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है लगभग 10⁻16 हर्ट्ज होती है, और ये सन की रेडिएशन का एक कंपोनेंट है, लेकिन हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, यूवी रेज अगर हमारे ऊपर पड़ती हैं तो ये स्किन कैंसर जैसे
डिजीजेस जो है वो कॉज कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास क्या होती है, ओजोन लेयर होती है जो इस यूवी रेस को नहीं आने देती। फिर नेक्स्ट है द स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्मॉल पोर्शन अराउंड 10 की पावर 15 हर्ट्स, जिसे हम विजिबल रीजन कहते हैं, ठीक है, या विजिबल लाइट कहते हैं। तो 10 की पावर 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आपके विजिबल लाइट के अंडर आती है, या विजिबल लाइट उसके अंडर आती है। एंड विजिबल लाइट का मतलब है कि जिस लाइट को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि विबग्योर जो आपका बनता है जिसके अंदर, ठीक है, व्हाइट लाइट को अगर आप ब्रेक करोगे तो लाइक वो जितने भी कलर्स होते हैं वो आपके विजिबल लाइट में आएंगे। तो इट इज ओनली दिस पार्ट विच आर आईज कैन सी और डिटेक्ट, यही वाला पार्ट होता है विजिबल लाइट का जो हमारी आईज देख सकती है। ठीक है, अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो काफी सारी होती है। जैसे आप कहाँ जाते हो, एक्सरे करवाने जाते हो, ठीक है, या अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हो, तो वहां पर भी क्या है, वेव्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, वो काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की होती है या हाई वेवलेंथ की होती है, तो वो हमें दिखती नहीं है। ठीक है, लाइक कोई भी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने जाता है तो लाइक उसकी स्क्रीन पर इमेज वगैरह आ जाती है, वो सारी वेव्स हमको दिखाई नहीं दे रही होती है, या फिर एक्सरेज होती है वो हमको दिखाई नहीं दे रही होती है, क्योंकि वो विजिबल रीजन में नहीं है। तो जो विजिबल रीजन में होगा सिर्फ वही वही हमें दिख सकता है। ओके, तो यहाँ लिखा है कि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट नॉन विजिबल रेडिएशन। ठीक है, तो ये जो है मतलब ये आपको याद भी होना चाहिए, वैसे तो ये फिजिक्स में भी आएगा, हम इसको वहां पर याद कर लेंगे। तो ये ऐसे रहता है। ठीक है, मैं इसका देख यहाँ पर ऑर्डर बना देता हूँ। तो ये आपकी हो गई सबसे पहले गामा रेस, ठीक है, फिर आती है आपकी एक्स रेस, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर यूवी, फिर नेक्स्ट है इंफ्रारेड, फिर उसके बाद है माइक्रोवेव, फिर उसके बाद है ये तो रेडियो वेव्स आ गई फिर, ठीक है, एफएम और एएम, और उसके बाद है लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है, ये तो उसी में आ गई। ठीक है, तो इतनी है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये ऑर्डर बेसिकली है किस तरीके से, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो वो इधर की तरफ बढ़ रही है और वेवलेंथ जो है वो इधर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है, यानी कि जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी उसकी उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, या जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी उतनी कम वेवलेंथ होगी। तो गामा रेस की यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हो 10 की पावर 24 हर्ट्ज तक जा रही है। कहाँ से, 10 की पावर 20 हर्ट्ज से। तो 10 की पावर 20 से 24 तक कौन सी है, गामा रेस है। उससे नीचे आओगे तो एक्स रेस है, फिर यूवी रेस है, फिर इंफ्रारेड है, उसके बाद माइक्रोवेव है, फिर रेडियो वेव है, फिर लॉन्ग रेडियो वेव है। ठीक है, तो लाइक आप ये जो है ऑर्डर इसको याद करके रख लो। आपको इसको एक ही ऑर्डर को याद रखना है, दूसरा मैं मिटा देता हूँ, बस वो मैंने दिखाने के लिए बताया था। तो ये अगर आप एक ऑर्डर याद कर लेते हो, मान लो, या क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के उसमें कर लेते हो, ठीक है, या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के उसमें कर लेते हो, तो उसका जो जस्ट ऑपोजिट ऑर्डर होगा वो आपका वेवलेंथ का ऑर्डर बन जाएगा। तो इसको कोई भी ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, यूवी रे हो गई, इंफ्रारेड हो गई, माइक्रोवेव हो गई, रेडियो। तो इससे एक क्वेश्चन जो है आता ही आता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है इसको आप याद कर लेना। ओके, और उसके बाद, ठीक है, हाँ, यूवी के बाद यहाँ पर विजिबल रीजन भी आएगा, ये मैंने नहीं लिखा है। यूवी के बाद यहाँ पर विजिबल रीजन भी आएगा। ठीक है, तो यूवी के बाद विजिबल रीजन, फिर उसके बाद इंफ्रारेड। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो अलग अलग यूनिट्स हम यूज करते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्ज हो गया, वेवलेंथ के लिए यहाँ पर क्या हो गया, मीटर यूज हो गया। ठीक है, तो दीज रेडिएशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रॉपर्टी नेमली फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। द ऐसा यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, ये आपको पता ही होगा, हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड। ओके, जो कि हाइनरिच हर्ट्ज के नाम के बाद पड़ी है। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी कि अगर आप किसी भी एक पॉइंट को एक स्टैंडर्ड पॉइंट मान लो, ठीक है, एंड उस पॉइंट को आप ऑब्जर्व करते रहो, तो उस पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स, पूरी की पूरी जो नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पर पास हो जाएंगी, पूरी मतलब पूरी जितनी भी वेव्स यहाँ पर पास होंगी, तो उतनी हमारी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ठीक है, तो अगर मान लो हम ये कह रहे हैं कि भाई गामा रेस की फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 24 हर्ट्ज है, इसका मतलब है कि किसी एक पॉइंट से गामा रेस की जो वेव्स हैं, ठीक है, मान लो वेव क्या होता है, वेव बेसिकली इतना सा पार्ट होता है। ठीक है, ये आपकी एक वेव है। तो ऐसे जो है 10 की पावर 24 ये जो वेव्स हैं वो आपकी पास हो जाएंगी एक पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर। इतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, गामा रेस की। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर
वेवलेंथ शुड हैव द यूनिट्स ऑफ लेंथ, तो वेवलेंथ बेसिकली लेंथ की यूनिट होती है वेवलेंथ में भी, एंड एज यू नो द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेव ऑफ मच स्मॉलर वेवलेंथ स्मॉलर यूनिट आर यूज्ड। तो क्या होता है कि कुछ आपकी यूनिट्स काफी छोटी छोटी भी यूज की जाती है, लेकिन लेंथ की यूनिट ही यहाँ पर यूज की जाती है। तो ये है। उसके बाद इन वैक्यूम ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिगार्डलेस ऑफ वेवलेंथ ट्रेवल एट द सेम स्पीड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना कि वैक्यूम में सारी की सारी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है रिगार्डलेस ऑफ वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ उनकी कितनी भी हो, सारी की सारी के सेम स्पीड पे ट्रेवल करती है। और ये जो स्पीड आपकी होती है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो एग्जैक्टली स्पीड है वो क्या है 2.997925 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड टू बी प्रिसाइज, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पे सारी की सारी आपकी जो फ्रीक्वेंसी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये ट्रैवल करती हैं, चाहे इनकी वेवलेंथ कुछ भी हो या फ्रीक्वेंसी इनकी कुछ भी हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इज गिवन द सिंबल सी, तो स्पीड ऑफ लाइट को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, ये वी नहीं होता है न्यू होता है, और लैम्डा जो है वेवलेंथ के लिए यूज होता है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए सी ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन होता है सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। तो c इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये एक्सप्रेशन आपको भी पता होना चाहिए, वैसे फिजिक्स में भी इसको हम यूज करेंगे। तो c इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, c क्या हो गया स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ वेव, और उसके बाद न्यू क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको डाउट रहते तो, एफ लैम्डा, एफ से आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, लैम्डा से आपका वेवलेंथ हो गया। तो ये एक रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर द अदर कॉमनली यूज क्वांटिटी स्पेशली इन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द वेव नंबर। तो एक और क्वांटिटी होती है यहाँ पर वेव से रिलेटेड जिसे हम वेव नंबर कहते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर यूनिट लेंथ का मतलब है कि 1 मीटर अगर आप ऐसा यूनिट ले रहे हो तो 1 मीटर के अंदर नंबर ऑफ वेवलेंथ जो होंगी यहाँ पर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो वेवलेंथ यहाँ पर बनेगी 1 मीटर के अंदर, यानी कि 1 मीटर के अंदर टोटल कितनी वेव्स बन रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेव नंबर बोलेंगे। तो इट्स यूनिट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ यूनिट, तो इसकी जो यूनिट होती है वो पर मीटर होती है। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और उसका जो रेसिप्रोकल यानी कि पर मीटर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इतनी नंबर ऑफ वेव्स इसके 1 मीटर हिस्से में। अगर कोई वेव है, जैसे मान लो ये कोई वेव है एंड ये वेव इस तरीके से कुछ है, एंड इसका मान लो 1 मीटर का हिस्सा सपोज इतना है, तो 1 मीटर के अंदर कितनी वेव्स आ रही हैं, तो एक यहां से लेके यहां तक एक वेव हो गई और यहां से लेके यहां तक 2 वेव होगी। तो इसका जो वेव नंबर हुआ, ठीक है, जिसे हम न्यू बार से डिनोट करते हैं, कितना हो गया 2, 2 पर मीटर इसकी यूनिट हो गई। तो ये होता है आपका वेव नंबर, ठीक है। तो पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी और न्यू बार से इसको क्या करेंगे हम, डिनोट करेंगे। क्लियर है। तो अब आप मेरे को बताओ इसमें आपको, अगर आपको पूछना है कुछ या कुछ भी अगर आपको डाउट है तो, इतना समझ आ गया या नहीं आ गया, बोलो जल्दी। ठीक है फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं एंड उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो 5:50 से कंटिन्यू करते हैं फिर।